हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट। यानी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया, फिर मेल दूसरा किया, इसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट किया, अब दूसरा करने वाले हैं। इसके अंदर हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझने वाले हैं जो आपके पेपर से रेलिवेंट रहने वाली है। कोई भी एग्ज़ाम दोगे उससे रिलेटेड रहने वाली है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बने ही बनेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके अंदर हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। उसके बाद हमने प्यूबर्टी पढ़ी थी, प्यूबर्टी क्या होती है, यौवन अवस्था क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें हमने प्राथमिक जनन अंग पढ़ा था, ओवेरी यानी अंडाशय, अंडाशय के बारे में पढ़ा था। उसके बाद द्वितीयक जनन अंग के बारे में पढ़ा था हमने, यानी आप गर्भाशय पढ़ा था। ठीक है ना, गर्भाशय। फ्लोपियन ट्यूब पढ़ा था, फ्लोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी जिसको बोला जाता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी भी, किस प्रकार अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है, वो किस प्रकार फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद किस प्रकार गर्भाशय में आता है। ये चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने ये चीज़ें पढ़ी, ये था आपका गर्भाशय। गर्भाशय ये फ्लोपियन ट्यूब थी, ये अंडाशय था। ठीक है, ये गर्भाशय था, ये फ्लोपियन ट्यूब थी, ये ओवेरी थी यानी अंडाशय था। ये भाग इसका क्या कहलाया था, इस भाग को हमने बोला था सर्विक्स। क्या बोला था, सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स जो बीच में एक नलिका होती है उसको क्या बोला, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो गर्भाशय के बारे में पढ़ा भी। एक उल्टी नाशपति जैसे आकार की एक संरचना होती है जिसके अंदर बच्चे का भरण पोषण होता है, इसके अंदर प्लेसेंटा का इसका निर्माण होता है। ये पूरे 9 महीने तक क्या करता है, बच्चे का भरण पोषण करता है। यानी इसके लिए जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो सेट करने में कौन भूमिका निभाता है, गर्भाशय निभाता है। ये चीज़ें हमने अच्छे से कवर की। गर्भाशय के बाद में हमें पढ़ना है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, तो ये गर्भाशय का ही भाग है जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो लास्ट भाग है, तो आप कह सकते हो सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, इसको ग्रीवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसके अंदर एक नलिका होती है, ये नलिका होती है जिसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। दूसरा, इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे के समय, जन्म के समय ये किसकी भूमिका निभाती है, बर्थ कैनाल यानी जन्म नलिका की एक भूमिका निभाती है। ठीक है, इतना ही यहाँ से पूछा जाता है, सिंपल सी भाषा में, इसको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ये प्रेगनेंसी के समय क्या हो जाता है, ये मतलब जो वेजिनल पार्ट है, नीचे वाले वेजिना है, उसको गर्भाशय से अलग करने का काम करता है। यानी इसको ये क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, ये बंद कर देता है। यानी बाहर के एनवायरनमेंट का फ़र्क कोई भी गर्भाशय के अंदर ना पड़े, ये उस समय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान ये बंद रहता है। जब क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, पार्चुरेशन बोलते हैं उसको, यानी जन्म के समय, डिलीवरी के समय क्या होता है, ये खुल जाता है। क्या होता है, ये खुल जाता है। तो इसके द्वारा बच्चा क्या आ जाता है, सर्विक्स के द्वारा बच्चा बाहर आता है।
क्या आता है, वेजिनल पार्ट के अंदर आता है, तो उस समय उसको क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल बोला जाता है। बस इतना इसके बारे में पढ़ना है। उसके आगे का भाग है वेजाइना यानी योनि। इसके आगे का भाग ये क्या है, योनि, यानी इसको वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइना। ठीक है, आगे वाले भाग को जो बाहर खुलता है उसको बोलते हैं वेजिनल ओरिफिस कह देते हैं, यानी या ओपनिंग कह देते हैं। वेजिनल ओपनिंग यानी योनि द्वार बोल देते हैं उसको, योनि द्वार। ठीक है, वेजाइना क्या है, तो इसके बारे में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वेजाइना आप समझ लो, वेजाइना एक क्या होता है, लगभग 7.5 सेंटीमीटर की एक नलिका होती है। 7.5 सेंटीमीटर की एक क्या होती है, ट्यूब, यानी वेजाइना जो है इसकी लंबाई जो है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है, और ये एक ट्यूब की तरह होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक लाइनिंग, फोल्डेड लाइनिंग होती है, यानी फोल्ड हुई है, मतलब लाइन होती है इस प्रकार से, वो लाइनिंग होती है। इसके दो ग्लैंड जुड़ी होती है इस प्रकार से, दो ग्रंथियां जुड़ी होती है, एक इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड। उस ग्रंथि को बल्बो बार्थोनियल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, वेस्टिबुल ग्लैंड या बार्थोनिल ग्रंथि कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए बार्थोनिल ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो पहली बात तो ये फीमेल के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथि है, यानी फीमेल, मादा के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि है। दूसरा, ये इसका एक जोड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जोड़ा, यानी जोड़ा एक होता है। इसकी संख्या अगर आपसे पूछे तो 2 संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मेल के अंदर कौन सी ग्रंथि के मतलब ये होमोलोगस या समरूप होती है, उसकी तरह ही कार्य करने वाली होती है, तो वो होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड की तरह काम करती है। यानी ये क्या काम करती है जी, तो ये काम करती है, यहाँ पे लिख लो, ये लुब्रिकेंट जो होता है सिक्रेशन करने का काम करती है। ठीक है, यानी ये स्नेहक का स्त्रावण करती है। एक तो क्या करती है, स्नेहक का स्त्रावण करती है, एक तो इसका ये काम है। यानी लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन देने के लिए, यानी कॉपुलेशन के दौरान, आप कह सकते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, इसके द्वारा एक फ्लूइड निकाला जाता है, विस्किस फ्लूइड बोल देते हैं उसको। एक द्रव निकाला जाता है, एक चिकना पदार्थ स्त्रावित किया जाता है। जब महिला को मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो क्या होता है, इससे एक फ्लूइड यानी द्रव निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है, जो क्या करता है, वेजिनल पार्ट को, मतलब वेजिना है उसको क्या करेगा, वेजाइना को लुब्रिकेशन देने का काम करेगा, कोपुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ये जब ही स्त्रावित होता है जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है। कब स्त्रावित होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तब। ठीक है, तो किससे जुड़ी होती है, क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर रहने वाला है किससे जुड़ी होती है, वेजाइना से जुड़ी होती है। ठीक है, वेजाइना का आगे वाला एक हिस्सा एक हाइमन होता है, हाइमन के पीछे वाली साइड जुड़ी होती है। वेजाइना के अंदर ये द्रव स्त्रावित करती है। ठीक है, इसका मतलब जो एनवायरनमेंट होना चाहिए स्पर्म के जिंदा रहने या स्पर्म फालतू के जो कमज़ोर स्पर्म उनको मारने का या उनको ख़त्म करने का काम भी क्या करती है, इस प्रकार के स्त्रावित करने पर द्रव स्त्रावित करता है। उससे क्या होता है, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्पर्म जो है मर भी जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है वेजाइना। वेजाइना क्या है, 7.5 सेंटीमीटर में एक ट्यूब है जो कोपुलेशन के दौरान क्या करती है, पेनिस जो है तो उसको रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद इसके अंदर क्या है, एजैकुलेशन किया जाता है, किसका, सीमन का, जो किसके माध्यम से, जो सर्वाइकल कैनाल के माध्यम से फ्लोपियन टिप तक पहुंचते हैं। स्पर्म कहाँ तक पहुंचते हैं, सर्वाइकल कैनाल के माध्यम से स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये बात था वेजाइना, कितने, लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। वेजिनल बर्थोनिल ग्लैंड जो होती है उससे जुड़ी होती है, जो स्त्रावण करती है, किसका, एक लुब्रिकेंट का स्त्रावण करती है। ये क्लियर होनी चाहिए बातें। ठीक है, ओपनिंग भाग जो आगे का भाग होता है, जो आगे का भाग वो क्या कहलाता है, योनि द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, योनि द्वार कहलाता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसके बाद इसमें एक शब्द और आता है, वेजाइना है, वेजाइना, उसके एक
एक छोटी सी टिश्यू जो होता है उसकी एक छोटी सी परत जुड़ी होती है। टिश्यू जो होता है उसकी एक परत जुड़ी होती है जन्म के समय, जिसको हम हाइमन बोलते हैं। हाइमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाइमन। जो महिला के क्या है, वर्जिनिटी को दर्शाती है, यानी महिला वर्जन है, यानी उसने पहले कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या नहीं किया उसको दर्शाती है। लेकिन ये कोई मतलब सच्चाई नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनके अंदर जन्म के समय भी हाइमन नहीं होता, ठीक है। और ये हाइमन एक ऐसी मतलब छोटी सी परत है बिल्कुल, जो किसी भी चोट वगैरह लगने से भी, या आप खेल कूद में हिस्सा लेते हो या साइकिल चलाते हो, इस प्रकार से भी ये क्या हाइमन टूट जाता है। बहुत पतली सी परत होती है तो हाइमन। इससे हाइमन न होने का मतलब ये नहीं होता भी महिला वर्जन है या नहीं है, ठीक है ना। वर्जन है या नहीं है इसका मतलब हाइमन से न जोड़ा जाए, क्योंकि हाइमन का मतलब वो है, वो एक परत है जो किसी भी अलग दूसरी मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, यानी भौतिक क्रियाएं हम करते हैं, उससे भी इस क्या है ये टूट सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो वर्जन होने का कोई मतलब नहीं है हाइमन से। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो वाजाइना के अंदर एक हाइमन, हाइमन कहाँ पाई जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेरिया के अंदर आपसे 2-3 बातें पढ़नी है। क्लाइटोरिस, ठीक है, जिसे हम भंग कहते हैं, ठीक है, भंग कहते हैं। यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा, महिला की जो यूरेथ्रा है उसके ऊपर एक पाए जाने वाला एक टिश्यू है जिसको हम क्लाइटोरिस या भंग कहते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू यानी उत्तेजित उत्तक पाए जाते हैं। जिस प्रकार ये किस प्रकार कार्य करता है, जैसे पुरुष के अंदर जिस प्रकार पेनिस जो होता है ना, जो सीसन है उसके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं, वही टिश्यू किसके अंदर पाए जाते हैं? महिला के क्लाइटोरिस में, भंग में पाए जाते हैं। भंग में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान क्या हो जाते हैं? इरेक्ट हो जाते हैं। और इस मतलब ये बहुत ही क्या कह सकते हो, सेंसिटिव पार्ट है महिला का। कौन सा पार्ट है? सेंसिटिव, यानी ये जब भी इसको मतलब छुआ जाए तो सेंसेशन देता है। क्या देता है? सेंसेशन देता है। एक बहुत मतलब ज़्यादा संवेदना महसूस करता है। तो सबसे संवेदी अंग माना जाता है कौन सा? क्लाइटोरिस। इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, ये क्या होती है? परत होती है जो मतलब क्या है, बाहरी इन्फेक्शन वगैरह से बचाने का काम करती है, या बाहरी एनवायरनमेंट से वेजाइना को बचाने का काम करती है। तो एक्सटर्नल जेनिटेरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन नाम याद जरूर होना चाहिए क्योंकि महिला जनन अंग का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये नाम पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेबिया, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, क्लाइटोरिस, उसके बाद यूरेथ्रल, उसके बाद आप कह सकते हो वेजाइना, हाइमन, उसके बाद वेजिनल ओरिफिस या वेजिनल सर्वाइकल कैनाल, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? तो आपका आंसर रहना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये था। उसके बाद हमें कुछ और टर्म याद करनी है, कुछ और टर्म याद करनी है जिनमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है? जैसे इम्प्लांटेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, गेस्टेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 3 जर्म लेयर जो होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, इस प्रकार के कुछ वर्ड है। लैक्टेशन क्या है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। उसके बाद ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट वो क्या काम करते हैं? तो ब्रेस्ट भी किसका भाग है? तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसको पार्ट माना जा सकता है। क्या है? ब्रेस्ट यानी स्तन, ठीक है। स्तन जो है वो भी किस में पाए जाते हैं? तो जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। क्या है? जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात। पुरुष जो होता है, पुरुष उसके अंदर भी स्तन पाए जाते हैं लेकिन वो डेवलप नहीं होते, यानी वो विकसित नहीं होते, क्योंकि विकसित नहीं होते। इसको विकसित कराने के लिए अंदर महिला के अंदर ये क्या होते हैं? विकसित होते हैं। महिला में क्या होता है? डेवलप होते हैं, फुली डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। विकसित होने का कारण क्या है? तो इनको विकसित कराने में भूमिका रहती है एस्ट्रोजन हार्मोन की। किसकी? एस्ट्रोजन हार्मोन की इसकी भूमिका रहती है। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी पाई जाती है पुरुषों के अंदर। किसके अंदर? पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी पाई जाती है। तो इसीलिए एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से मेमरी ग्लैंड जो होती है वो क्या है? डेवलप नहीं हो पाती। तो मेमरी ग्लैंड
डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है क्योंकि ये प्राथमिक जनन हार्मोन है जो सारी महिलाओं के गुणों को विकसित करता है, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन है जिसके अंदर ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। किस उम्र में हो जाते हैं, तो 13 से 14 साल की उम्र में क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे महिला के अंदर क्या है, प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था को दर्शाता है। ब्रेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है, तो मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां, ठीक है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसके अंदर छोटी छोटी जो है, तो स्तन ग्रंथियां पहले लिख लो, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसका एक मॉडिफाइड कौन सी ग्लैंड से मॉडिफाइड हुई है, आप कह सकते हो किस ग्रंथियों से विकसित हुई, तो मेमरी ग्लैंड किस ग्रंथियों का हिस्सा माना जाता है, तो ये आपकी स्वेट ग्लैंड जिसको बोलते हो आप, पसीने की ग्रंथियां जो होती है, कौन सी ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां, पसीने की जो ग्रंथियां होती है उनसे मॉडिफाइड हुई है। यानी पसीने की ग्रंथियां जो है वो क्या है, एक नया काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि पसीने की ग्रंथियां बहिस्त्रावी ग्रंथि है, वो एक नए द्रव का स्त्रावण करना शुरू कर देती है, यानी वो दूध का स्त्रावण करती है, इसलिए इसको मेमरी ग्लैंड कहा जाता है। ये तो कौन सी ग्रंथि है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। ये बात क्लियर हुई। अब बहिस्त्रावी ग्रंथि जो है, ठीक है, बहिस्त्रावी, तो ये किसका प्रोडक्शन करती है, तो आप कहोगे जी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का उत्पादन करती है, ठीक है। दूध का उत्पादन काम किसका द्वारा, मेमरी ग्लैंड द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है, मेमरी ग्लैंड के द्वारा होता है। क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। तो दूसरा बात और पढ़ लो आप, मिल्क का 1 से 2 लीटर दूध पर डे स्त्रावित होता है ए नर्सिंग वुमन कह सकते हो आप, यानी 1 से 2 लीटर दूध का स्त्रावण हो सकता है एक दिन के अंदर, जिसने किसी महिला ने, नर्सिंग वुमन का मतलब होता है जिस महिला ने क्या है, किसी बच्चे को जन्म दिया है। क्या दिया है, जिस बच्चे को जन्म दिया है उस महिला के अंदर 1 से 2 लीटर तक दूध का स्त्रावण हो सकता है, और ये दूध जरूरी भी है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो, पहला जो दूध होता है, पहली बार जो दूध फीडिंग करवाती है महिला, यानी जब महिला पहली बार दूध का फीडिंग करवाती है तो उस दूध को क्या कहा जाता है, तो पहला फर्स्ट बार जो आता है ना, 2 से 3 दिन, उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम। क्या बोला जाता है, तो याद रखना है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, ठीक है। और ये किस कलर का होता है, तो येलोविश यानी हल्का पीले रंग का दूध होता है। किस रंग का होता है, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का दूध होता है। इस दूध के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ये दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दूध सबसे पहले जो बच्चा होता है उसको दूध ये पिलाना चाहिए, क्योंकि ये दूध होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर एंटीबॉडी होता है, जिससे बच्चा क्या है, ये दूध पीने के बाद बच्चे के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे लैक्टे एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एक तो ये पाया जाता है, ये प्रोटीन होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है किसके अंदर बच्चे का क्या करने में, एंटीबॉडी का निर्माण करने में, किसका, एंटीबॉडी का निर्माण करने में, ठीक है। तो पहले दूध को क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लैक्टोफेरस टेब्यूल पाई जाती है, वो चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है। स्तन ग्रंथियाँ होती है, ये किसका
विकसित रूप है तो आप कहोगे पसीने की ग्रंथियों का। कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। काम क्या करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। 1 से 2 लीटर तक प्रोडक्शन करने का काम करती है। पहले दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन बहुमात्रा में पाया जाता है? तो लैक्टेब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो रक्त में पाया जाता है वही प्रोटीन इसके अंदर लैक्टे एल्ब्यूमिन दूध के अंदर पाए जाने प्रोटीन को क्या बोल दिया? ये बोल दिया। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात यहाँ से और क्या है? दूध के स्त्रावण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध के स्त्रावण की क्रिया को कहा जाता है लैक्टेशन। क्या कहा जाता है? लैक्टेशन। ठीक है, तो आपको ये याद करना है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब है, लैक्टो शब्द दूध से जुड़ा है, लैक्टेशन का मतलब है सिक्रेशन ऑफ मिल्क। दूध के स्त्रावण की क्रिया को, प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दूध के स्त्रावण की प्रोसेस को लैक्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्टेशन। ठीक है, इसके अंदर दूध के निर्माण में कौन सा हार्मोन भूमिका निभाता है? तो आप कहोगे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो होता है, यानी दूध के उत्पादन में कौन सा निभाता है? उत्पादन में कौन सा निभाता है? और स्त्रावण में, सिक्रेशन में, उसका दूध को मिल्क रिलीज करने में कौन सा हार्मोन निभाता है, यानी उसका स्त्रावण करने में कौन सा भूमिका निभाता है? तो उत्पादन करने में तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। वो क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध का उत्पादन करवाता है, स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं इसके अंदर, यानी जो क्या पाए जाते हैं, जो दूध के निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है उनको उत्प्रेरित करता है। किसका निर्माण करने के लिए? दूध का निर्माण करने के लिए। यानी नाम से ही पता चला लैक्टिन, यानी लैक्टिन, लैक्ट शब्द किससे जुड़ा हुआ है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोमेटर। ठीक है, और ये सारे के सारे शब्द किससे संबंधित? देखो लैक्टेशन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो सारे शब्द किससे? लैक्टोफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, लैक्टोफेरस ग्लैंड। तो सारे के सारे शब्द दूध से जुड़े होते हैं। क्लियर है? अब जो रिलीज करवाने हैं, दूध का स्त्रावण कराने, फीडिंग के समय जब बच्चा मतलब दूध का स्त्रावण करता है तो उस समय कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, जिसको लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन क्यों कहा जाता है और बर्थ हार्मोन क्यों कहा जाता है, ये चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं जब हम रिप्रोडक्ट वो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको याद करने हैं। पहला क्वेश्चन, मेमरी ग्लैंड है, महिलाओं में डेवलप होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी कुछ भूमिका निभाता है। उसके बाद पहला दूध जो स्त्रावण होता है बच्चे के जन्म के बाद, पहली बार जो बच्चे दूध महिला में स्त्रावण होता है उसके अंदर उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। कोलेस्ट्रम के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टेब्यूमिन हार्मोन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जो बहुत भूमिका निभाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये येलोविश पीले रंग का एक द्रव निकलता है, यानी दूध के समान आप दूध कह दो उसे। दूध सफ़ेद रंग का होता है और ये पीले रंग का होता है। ठीक है, तो पीले रंग का होने का कारण इसका कुछ होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट जितने भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये लगभग 28 से 30 ग्राम वजन, एक दिन में दूध पिलाने से क्या 28 से 30 ग्राम वजन जो है इन्फेंट जो बोल देते हैं, ये छोटा बच्चा जो होता है उसका वजन बढ़ता है। ठीक है, सारी चीज़ें मौजूद होती है दूध के अंदर जो एक बच्चे के विकास के लिए चाहिए। तो माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, 2 लीटर तक। इसके बाद लैक्टेशन, दूध के स्त्रावण को कहा जाता है। रिलीज कौन करवाता है? तो ये करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और रेड्यूस उत्पादन कौन करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? उत्प्रेरित करके मेमरी ग्लैंड जो स्तन ग्रंथि है उनको उत्प्रेरित करके क्या है? उसका निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है, अगला हमारा होगा, देखो सब अंग हो गए, सारे के सारे अंग जो है वो हो गए।
अब हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है जो आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंगों से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, वो चीज़ें हमें पढ़नी है प्रजनन तंत्र में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन 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 हार्मोन कहाँ से निकलता है? वो भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कुछ मैं आपको टर्म लिखाता हूँ, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या है? ठीक है, युग्मक जनन क्या है? अब आप ध्यान लगा के, ध्यान इतना केंद्रित करके इस चीज़ को समझना है कि आपको ये क्वेश्चन याद रहने चाहिए। सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्वेश्चन जो बनेंगे वो अब बनने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट, इसमें एक शब्द क्या आया? गैमेट आया, ठीक है, यानी युग्मक आया। युग्मक होता क्या है, ये बात याद रख लो। युग्मक होता है एक हैप्लॉइड सेल होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल को कहा जाता है, यानी अगुणित जनन कोशिका को कहा जाता है। जनन कोशिका को कहा जाता है, ठीक है ना, जनन कोशिका को कहा जाता है। जैसे आप कहो जी मेल गैमेट कौन सा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा क्वेश्चन बनता है मेल गैमेट का नाम और फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। नर युग्मक किसे कहा जाता है और मादा युग्मक किसे कहा जाता है? यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्या बन जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नर युग्मक जो है उसका नाम है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं इसको, या इसको स्पर्म कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। और फीमेल के अंदर इसको ऊआ, ओवा, ओवम या एग भी बोल दिया जाता है, या इसको अंडाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे महिला मादा युग्मक कौन सा होता है? स्पर्म होता है या ओवम? तो आप कहोगे मादा के अंदर ओवम होता है और नर के अंदर शुक्राणु स्पर्म हो, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। इनके निर्माण की क्रिया को, ठीक है, ए प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तब आपका आंसर रहेगा युग्मक के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस। अब दोनों के अंदर अलग अलग निर्माण हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है, उसे बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी शुक्राणु जनन।
आपसे नहीं पूछा जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम दिया जाएगा। यानी किसकी फॉर्मेशन, यानी शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो यूजेनेसिस, यूजेनेसिस यानी अंडजनन। ठीक है, क्या बोलेंगे, अंडजनन। तो इसको बोला जाता है किसके निर्माण की क्रिया के, अंडाणु के निर्माण की क्रिया को, अंडाणु के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है यूजेनेसिस। क्या कहा जाता है, यूजेनेसिस कहा जाता है। इंग्लिश में लिखना, ये शब्द सारे के सारे मैं बताता हूँ आपको, काम आने वाले हैं। यानी जब अंडाणु का निर्माण होता है तो उस क्रिया को यूजेनेसिस कहा जाता है, जब स्पर्म का निर्माण होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। यानी दोनों के प्रोसेस है, उसे गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गेमेटोजेनेसिस क्या है, मादा के अंदर अलग है, नर के अंदर अलग है। मादा के अंदर जो है वो निर्माण की क्रिया को यूजेनेसिस कह दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया। क्लियर हुई बात। आपको पता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए वृषण, यानी वृषण के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, वृषण में। और ये निर्माण होता है ओवेरी के अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए एक महीने में, यानी एक मासिक चक्कर में महिला एक ही अंडे का स्त्रावण करती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए भी महिला एक मासिक चक्कर के दौरान कितने अंडों का स्त्रावण करती है। तो नॉर्मली कह दें हम, ठीक है, साधारणतः एक ही अंडे का स्त्रावण करती है महिला। हर महीने एक, यानी 28 दिनों पर एक महिला अंडे का स्त्रावण करती है। उस प्रोसेस को मैं बताऊंगा क्या कहा जाता है, टेंशन मत लेना। एक ही अंडे का स्त्रावण, दो हो जाए तो आपको क्या है, डबल ट्विन्स देखने को मिलते हैं। जुड़वा बच्चे किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल बच्चे किस प्रकार से होते हैं, ये चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। अब एक शब्द आता है फर्टिलाइजेशन, शब्द पढ़ लेना। फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। इम्प्लांटेशन क्या है, ये चीज़ें भी मैं बताऊंगा। निषेचन क्या है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल, यहाँ पे एक शब्द लिख लो, हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए डिप्लॉइड सेल, टू फॉर्म ए डिप्लॉइड सेल। यानी हो मेरे मित्र, मादा व नर युग्मक का संलयन होने के बाद एक गुणित कोशिका का निर्माण, गुणित कोशिका का निर्माण होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कोशिका का निर्माण होना, आप लिखते जाओ, समझाना मेरा काम है, ठीक है ना। यानी इसको डिप्लॉइड सेल को नाम दिया जाता है स्पेशल जाइगोट। क्या दिया जाता है, जाइगोट, युग्मकक्ष, ठीक है ना, जाइगोट। यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या है फर्टिलाइजेशन। तो ऊपर वाली चीज़ें मेरे हिसाब से आपने लिख ली, तो मैं इस फर्टिलाइजेशन को कवर करता हूँ, पढ़ते चलिए बस। फर्टिलाइजेशन यानी बात यहाँ से होती है, जैसे पुरुष के अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्टीज पाए जाते हैं, यानी वृषण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वृषण। उधर महिला के अंदर एक पाया जाता है अंडाशय, यानी ओवेरी पाई जाती है, ठीक है।
तो ये तो किसके अंदर पाया जाता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी मेल। और ये क्या है, तो आप बस जोर दे के इस दिमाग पे डालो, मैं सारा कुछ समझा दूंगा। फीमेल है, फीमेल के अंदर अंडाशय होते हैं 2 और मेल के अंदर 2 वृषण होते हैं। ठीक है, 2 वृषण होते हैं, वो निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, तो स्पर्म का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर अंडाशय किसका निर्माण करता है, तो ओवम यानी अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। और यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब मैंने एक शब्द बताया था गैमेटोजेनेसिस, इन दोनों को गैमेटोजेनेसिस बोल दिया। टेस्टिस द्वारा स्पर्म का निर्माण करना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ओवेरी के द्वारा अंडाणु का निर्माण करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, वो आंसर रहना चाहिए oogenesis। अब स्पर्म किसके माध्यम से आएंगे, तो स्पर्म आते हैं किसके माध्यम से, जैसे शुक्र वाहिनी के माध्यम से, उसके बाद पेनिस के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से कहाँ, वेजाइना तक जाते हैं, वेजाइना से गर्भाशय के माध्यम से वो कहाँ पर मिल जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में। तो ओवम जैसे ही रिलीज होता है तो वो किस में चला जाता है, तो आप कहोगे जी फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है। ओवम कहाँ चला जाता है, तो वो फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, ओवेरी से निकल के। ओवम कहाँ जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। कहाँ जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में। स्पर्म भी किसके माध्यम से, मैंने बताया शुक्राणु जो है वो टेस्टिस यानी वृषण से निकलेंगे, उसमें शुक्रवाहिनी में जाएंगे, शुक्रवाहिनी से पिनस के माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से वेजिना, जो वेजाइना होती है उसके अंदर, वेजाइना गर्भाशय से होते होते कहाँ पर पहुँचना है इनको, फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचना है। तो स्पर्म कहाँ पहुंचा, फ्लोपियन ट्यूब में। ओवम कहाँ था, फ्लोपियन ट्यूब में। तो सफ़र बेचारे को शुक्राणु को ज़्यादा करना पड़ा, यानी डिंब वाहिनी जो है, ओविडक्ट जो है, ओविडक्ट जो है वहाँ पर पहुंचा। ठीक है, कब पहुंचा, तो ये बात मैं बताने वाला हूँ। अंडाणु जो होता है वो आपके मासिक चक्कर जो होता है, महिला के जो मासिक चक्कर है, मासिक चक्कर के 14वें दिन, मासिक चक्कर के 14वें दिन वहाँ पहुँचा। किसके द्वारा स्त्रावण किया गया, अंडाशय के द्वारा अंडाणु का स्त्रावण करना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। आपको पता है ये बात मैंने पहले समझाई है, यानी अंडो उत्सर्जन कहलाता है, अंडो उत्सर्जन। और ये अंडो उत्सर्जन कौन से दिन होता है, 14वें दिन, यानी 14वें दिन मासिक चक्कर के ये कहाँ पहुँच जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। इधर से जैसे कॉपुलेशन हुआ आप कह सकते हो, या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, महिला और पुरुष जो है उनका मेटअप हुआ किसी प्रकार से। ठीक है, तो वो कहाँ पहुँच गया, स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म भी 14वें दिन अगर कहाँ पहुँच जाए, स्पर्म 14वें दिन, यानी कौन से दिन, 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन महिला के प्रेग्नेंट होने के 100% चांसेस रहते हैं अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, अगर किसी माध्यम से स्पर्म को फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाए, चाहे वो किसी तरीके से हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, अब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं। इधर से शुक्राणु था और इधर से कौन मिल गया, अंडाणु। कौन मिल गया, अंडाणु। यानी ओवम और स्पर्म जो मिलते हैं, दोनों कहाँ मिलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं। इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया, क्योंकि हैप्लॉइड मेल गैमेट है ये और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है, अगुणित जनन कोशिका है महिला की, अंडाणु अगुणित जनन कोशिका पुरुष की है, वो शुक्राणु है। दोनों मिलते हैं, इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मिलने के बाद ये दोनों, क्योंकि इसके अंदर भी 23 गुणसूत्र थे और इसके अंदर भी कितने थे, 23, तो दोनों के टोटल मिलने से हो जाते हैं 40 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र। और 46 गुणसूत्र वाले कोशिका को, यानी इस सेल को, हैप्लॉइड सेल को क्या बोले, 46 गुणसूत्र वाले को डिप्लॉइड सेल कह दिया, डिप्लॉइड सेल कह दिया, यानी इसको गुणित कोशिका कह दिया, क्योंकि इसके गुणा के अंदर, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब 46 गुणसूत्र का इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, जाइगोट। जाइगोट, ठीक है ना, युग्मक
मजक करके नाम होता है इसका, लेकिन जाइगोट ही पूछा जाता है। यानी आपका पहला सेल जिससे आप पूरा शरीर आपका निर्माण है, टोटीपोटेंट सेल जो है वो पूरी कोशिकाओं का निर्माण करेगा, पूरी अंगों का निर्माण करेगा, पूरे शरीर का निर्माण करेगा, वो यही सेल है, इसको पहचानो। यानी आपकी उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है, पापा के शुक्राणु से और मम्मी के अंडाणु से आपका बना था जाइगोट सबसे पहले। ठीक है, क्या बना था? जाइगोट बना था। तो एक तो ये याद रखना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, यानी उसका संलयन होना, मिल जाना। ठीक है ना, दोनों का मिल जाना। जैसे इधर से शुक्राणु आया, ठीक है, ये शुक्राणु था, मान लो पूंछ हिलाता हिलाता आया, और ये अंडाणु था, और ये अंदर चला गया, ये बाहर वाला भाग चला जाएगा, और ये था, इसके दोनों साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जाइगोट। क्या हो गया? जाइगोट। इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एक तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है? तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की जगह कौन सी है? निषेचन की जगह, यानी निषेचन का स्थान किसे माना जाता है? निषेचन का स्थान। तो मैंने बताया था, सीधा पूछ ले आपसे तो फैलोपियन है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ट्यूब होता है। और फैलोपियन ट्यूब का भी कौन सा भाग है? एम्पुला। कौन सा भाग है? एम्पुला। ठीक है, तो एम्पुला भाग है। फैलोपियन ट्यूब निषेचन की साइट मानी जाती है। तो निषेचन क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है समझ में आ गया, 14वें दिन होता है। और वो 14 दिन काउंट कैसे किए जाते हैं, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कभी भी। 14 दिन ऐसे काउंट नहीं किया जाते। आपको जी किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिन का मान लो, ठीक है, तो 14 किसी तरफ से काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन किसी महिला का मासिक चक्कर 36 दिन का है, 37 दिन का है, 38 दिन का है, तो उसके 14वें दिन ओव्यूलेशन नहीं होता। ठीक है ना, 38 दिन का है, यानी मान लो 34 दिन का है महिला का, 34 दिन के बाद क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका मासिक चक्कर है। अगर 34 दिन का है तो पहले दिन से काउंट नहीं होगा, जिस दिन ब्लीडिंग हो इस दिन से काउंट नहीं होगा। आपको हमेशा क्या करना होता है? पीछे से काउंट करना होता है, यानी 34वें दिन आगे जो आपकी ब्लीडिंग मेंसेज हो गए उससे 14 दिन बेक जाओ आप, यानी 34 दिन के बेक जाओ, यानी इस ब्लीडिंग के बाद उस ब्लीडिंग के बीच में 34 दिन है, लेकिन उस ब्लीडिंग से 14 दिन पहले, यानी 20वें दिन कह सकते हो आप, 20वें दिन ओव्यूलेशन होगा जिस महिला का 34 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है ना, तो बेक जाओ। बाकी एक ओव्यूलेटरी किट भी आती है आजकल, तो पता चल जाता है किसी को, मतलब बच्चे जो हैं उनका प्लान करना है, भी हमें 2 साल बाद बच्चा करना है, 3 साल बाद करना है, एक फैमिली प्लानिंग होती है, उस हिसाब से करना है। ठीक है, कब कंसीव होगा महिला के अंदर, महिला कब प्रेग्नेंट हो सकती है, इसको जानने के लिए, यानी ओव्यूलेशन कब होगा, इसके लिए एक ओव्यूलेटरी किट आती है मेडिकल पे। उससे क्या हार्मोन का पता चल जाता है, हार्मोन जो होता है वो बदलते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, तो उससे उनको पता चल जाता है। ठीक है ना, हार्मोन पता चल जाता है, तो आप उसके द्वारा भी क्या है किसी महिला को मतलब कंसीव करा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, महिलाओं का बहुत ही दिमाग लोगों का ख़राब रहता है, बाबाओं के पास जाड़े लगाए जाते हैं, पहले चेक करवाना चाहिए, उसके बाद आपको देखना चाहिए भी आप ट्राई कर रहे हो बच्चे पैदा करने का, ट्राई कर रहे हो, तो आप ट्राई गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हो भी। ओव्यूलेशन जिस दिन नहीं होगा, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया मान लो, तो बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन ज़रूरी है। ओवम जब फैलोपियन ट्यूब में होगा तब उस समय आपने क्या किया, सेक्सुअली आप अटैच हुए, तब जाके स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे, तब जाके होगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, बाकी आप ज़्यादा समझदार हो मेरे से। ना ना करते हैं प्यार मैं तो कर गए। अब एक कोशिका है। अब मैं कुछ 2-3 बातें और बताता हूँ आपको, इससे आगे ये चीज़ें याद हो जाए तो आपको। अब ये जाइगोट है ना, जाइगोट बन गया, महिला होगी प्रेग्नेंट, महिला क्या होगी? प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, प्रेग्नेंट होते ही प्रेगनेंसी का टेस्ट कैसे किया जाता है? वो 6-7 दिन के बाद टेस्ट होता है, 6-7 दिन के बाद टेस्ट होता है। वो क्यों होता है मैं बताऊंगा, HCG होता है वो। ठीक है, यानी यूरिन की कुछ बूंद ली जाती है, उसे प्रेगनेंसी किट बोलते हैं, तो वो बता देता है भी महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो किस कारण बता सकता है वो, उसका भी मैं बताऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब जाइगोट क्या रहता है? जाइगोट के अंदर होता है क्लीवेज।
यानी क्लीवेज का मतलब क्या है? रैपिड माइटोसिस, यानी बहुत तेजी से, इसके अंदर बहुत तेजी से समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है। समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, उसको क्लीवेज बोलते हैं। यानी जाइगोट के अंदर क्लीवेज होना, यानी एक गुणसू, ये क्या है? जाइगोट है, एक ही सेल। अब ये सेल बंटेगा, पहले 2 हो जाएंगे, एक के कितने हो जाएंगे? 2, फिर 2 के फिर कितने? 4, फिर 4 के फिर 8, फिर 8 के फिर 16, फिर 16 के 32, ठीक है, और 32 से फिर 64, इस प्रकार से फैलता रहेगा। ये इतने स्पीड से फैलेंगे भी। आप पहले लगभग 72 घंटे में, कितने घंटे में? चाय पी लेता हूँ, चाय पियोगे क्या? ठीक है, चाय की चुस्की, ठीक है। पहले 72 घंटे में क्या हो जाता है? 2 सेल बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझाई दें, अब हमारे स्टूडेंट हो आप। 8 दिन तक, चौथे दिन तक क्या है? 4 सेल बन जाते हैं इसके। यानी ये है, इसके अंदर पहले कितने सेल थे? 2 सेल थे, एक था, और अब कितने बन गए? 2। ये खत्म नहीं हुआ बाहर वाला, ठीक है ना, जो ना पेलुसिडा वगैरह खत्म नहीं हुआ। अब साइज इतना ही है, इसका साइज नहीं बढ़ा, लेकिन इसके अंदर क्या हो गए? सेल की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई मान लो। फिर क्या हो गई? धीरे धीरे 8 हो गई संख्या। अब बड़ा ये अभी भी नहीं है, सेल छोटे होते जा रहे हैं, इसका साइज यही है। यानी 32 सेल हो गए। कितने हो गए? 32। तो लगभग कितने दिन में हो गए? 7वें दिन तक ये लगभग 64 नहीं 100 प्लस सेल तक पहुंच जाता है। कौन से दिन तक है? 7वें दिन तक, ठीक है, 100 प्लस सेल तक पहुंच जाता है ये। अब 7वें दिन क्या होता है? देखो, इस प्रकार से इसके अंदर सेल डिवीजन होना शुरू हुआ। 7वें दिन तक, 7वें दिन, 6 से 7वें डेज ये क्या हो जाता है? माइग्रेट कर जाता है वहाँ से, और कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में। 7वें दिन कहाँ चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है, यानी गर्भाशय में चला जाता है, ठीक है। और गर्भाशय की परत से ही अटैच हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, अटैचमेंट ऑफ, इसको ब्लास्टोसाइट कहा जाता है उस समय, ठीक है ना, ब्लास्टोसाइट विथ यूट्रस लाइनिंग, यानी गर्भाशय की परत से जुड़ना, गर्भाशय की परत से जुड़ जाता है। कौन से दिन? 6 से 7वें दिन। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जुड़ने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है, रोपण कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत खतरनाक आता है, रोपण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो विरोपण कब होता है, मान लो, तो आप कहोगे जी फर्टिलाइजेशन, निषेचन के 6 से 7वें दिन। क्या होता है? 6 से 7वें दिन। कौन से दिन है? 6 से 7वें दिन। रोपण का मतलब क्या है? छोटा सा जब फर्टिलाइजेशन हुआ, उस सेल का किसके साथ जुड़ जाना, उस सेल का, देखो यह समझ लो सीधा, यह फ्लोपियन ट्यूब है, फिम्बरी है, ये फ्लोपियन ट्यूब है। यहाँ पर मिले स्पर्म और ओवम दोनों, ये बन गया एक जाइगोट। अब यहाँ पर डिवीजन हुआ, इस जाइगोट यहाँ पड़ा रहता है, यानी फ्लोपियन ट्यूब में 6 से 7 दिन तक ठहरता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब ये गर्भाशय है, क्या है? गर्भाशय, ठीक है।
अब 6 से 7वें दिन क्या आ जाता है, ये घूमता 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 कहाँ पहुँचा है, यहाँ पे। यहाँ आते ही ये किसके साथ अटैच हो जाता है, ये गर्भाशय की परत है, इसके साथ अटैच हो जाता है। इस गर्भाशय के अंदर वाली परत को क्या बोलते हैं, एंडोमेटेरियम बोलते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले किस परत के साथ ये अटैच होता है, तो एंडोमेटेरियम के साथ। कौन से दिन होता है, 6 से 7वें दिन। एंडोमेटेरियम के साथ इस ब्लास्टोसाइट या भ्रूण का चिपकना, सीधा भ्रूण कह दो सिंपल भाषा में, उसका चिपकना क्या कहलाता है, तो रोप दिया इसको, किसके अंदर, इसके अंदर रोप दिया, इसको रोपण कहते हैं, इसको रोप दिया ना, रोपण। और कुछ 1-2 दिन के अंदर ही इसके ऊपर ये लाइनिंग फैल जाती है और ये लाइनिंग एंडोमेटेरियम के अंदर घुस जाता है, यानी बूर दिया जाता है, इसको बुरीड बोलते हैं, ठीक है ना, बूर दिया जाता है या ढक लिया जाता है, इसके लाइनिंग ऊपर से आ जाती है। अब ये क्या काम करेगी, एंडोमेटेरियम इसको 9 महीने तक संभालने का काम करेगी, क्या करेगी, संभालने का काम करेगी, ठीक है, जिसको हम गेस्टेशन बोलते हैं या प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भरण पोषण करने का काम कौन करेगी, एंडोमेटेरियम करेगी, ठीक है, एंडोमेटेरियम, ठीक है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लिया जाए 8 से 32 सेल जो होते हैं ना, 32 सेल का जाइगोट जो है उसको क्या कहा जाता है, 32 सेल का जाइगोट जो है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है मोरूला। क्या कहा जाता है, मोरूला। मरबरी जैसा होता है, यानी सहतूत जो होता है ना, सहतूत उसके जैसे आकृति का होता है, ये खरदरा खरदरा सा, मतलब ऐसे मुलायम स्पंजी सा, तो उसको मोरूला बोल दिया जाता है। और 32 के बाद 7वें दिन तक इसको ब्लास्टोसाइट बोला जाता है या ब्लास्टुला बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टुला, ठीक है। 32 सेल्स के बाद इन ब्लास्टुला बोला जाता है। उसके बाद इसको फिटस यानी फिटस बोला जाता है। उसके बाद इसको एम्ब्रियो यानी भ्रूण बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी। इम्प्लांटेशन क्या होता है पता चल गया, ठीक है। और जैसे 6-7 के दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो परत का निर्माण होता है। क्या होता है, कुछ परत का निर्माण होता है जिसको कोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये परत बनती है, ठीक है। एक बनती है एमिनियन, चाय ठंडी हो गई भाई। ठंडी हो गई भैया। ठीक है, 2 परत है इसके ऊपर जाए, भ्रूण के ऊपर, ठीक है। तो इस परत से क्या होता है, एक स्रावित होता है जिस हार्मोन को HCG हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCG हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन की मतलब प्रेगनेंसी के बाद इस परत का निर्माण हुआ, और इस परत का निर्माण होने के बाद इस परत से क्या हुआ, एक हार्मोन स्रावित होता है HCG, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत लंबी है। HCG हार्मोन जो है ना, वो क्या करता है, देखो वो हार्मोन यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उस मात्रा उसकी किस में बढ़ जाती है, यूरिन में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो हार्मोन ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के माध्यम से वो किसी माध्यम से किस में, यूरिन के अंदर भी चला जाता है। और ये हार्मोन की प्रेजेंस जो होती है, यानी जिसके अंदर यूरिन के 2 बूंद डाल के आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो उस प्रेगनेंसी के अंदर क्या देखता है, वो प्रेगनेंसी किट जो होती है ना, वो क्या देखती है, तो वो देखती है HCG हार्मोन। यानी महिला प्रेग्नेंट हुई है तो इस परत का निर्माण हुआ होगा, और परत का निर्माण हुआ होगा तो पक्का उसने क्या किया होगा, HCG हार्मोन का स्त्रावण किया होगा, जो यूरिन में प्रेजेंट होगा, उसके माध्यम से पता चल जाता है महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो कौन से हार्मोन देखा जाता है, ये, ठीक है। ये 2 परत होती है, क्या होती है, 2 परत होती है। जब क्या होता है प्लेसेंटा के साथ, अब यहाँ पे क्या होगा, एक शब्द और आ जाता है प्लेसेंटा, क्योंकि ये बहुत डिटेल से आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो टर्म आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ये अंदर वाली परत है एंडोमेटेरियम,
यहाँ पर एक छत्ते जैसी आकृति का निर्माण होगा, एक छत्ते जैसी आकृति का निर्माण होगा, यानी जो छाता जो होता है उसे बोलते हैं प्लेसेंटा, यानी उसको अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा। प्रेगनेंसी जैसे अटैच होगा प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, तो प्लेसेंटा का निर्माण होगा। और यहाँ से एक आकृति है जिसका नाम होगा एम्बिकल कॉर्ड। एम्बिकल कॉर्ड बोल देते हैं, जिसको आप सीधा सीधा नाभि बोलते हो, जो बच्चे के जन्म के बाद काट दी जाती है, वही है ये। ठीक है, ये एम्बिकल कॉर्ड। और इसके साथ बच्चा 9 महीने तक जुड़ा रहता है, जन्म तक इसके साथ क्या जुड़ा रहता है? बच्चा जुड़ा रहता है इस प्रकार से। कितना बुरा बच्चा बना है ना, 9 महीने तक इससे जुड़ा रहता है। और इसके चारों ओर इस प्रकार से परत होती है, इस प्रकार से 2 परत होती है इसके चारों ओर, जिसके ऊपर वाली परत को एमनियोन कहा जाता है और दूसरी परत है उसको कोरियन कहा जाता है। ठीक है ना, 2 परत पाई जाती है। ये पूरी प्रोटेक्शन देगी इसको, ठीक है, प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। इसको कोरियनिक केविटी कहा जाता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। आपको पता हो, बच्चे के मतलब चोटों से बचाने के लिए इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, जो जन्म के समय तक भरा होता है। इसमें द्रव की कमी आ जाए तो बच्चा सूखना शुरू हो जाता है, आपको भी पता होगा। और ये परत ऊपर वाली परत है, ये दूसरी वाली है, 2 लाइनिंग बन जाती है, यानी कवरिंग बन जाती है बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे कैरियन कैविटी कहते हैं, यानी गुहा कहते हैं, जिसके अंदर क्या है, कुछ द्रव भरा होता है, जो बच्चों को बाहरी चोट वगैरह, माँ के पेट पे कुछ लग जाए, या बच्चे को मूव वगैरह करने के लिए, या अलग प्रकार के केमिकल जो है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए ये ऊपर लगा होता है। तो एक गर्भाशय के अंदर इस प्रकार से बच्चा किससे चिपका होता है? एम्बिकल कॉर्ड के माध्यम से। ठीक है, और अपरा प्लेसेंटा, और इसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, माँ और बच्चे के बीच में प्लेसेंटा। ठीक है ना, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा ही आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा क्या है, तो अपरा है, यानी प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है मान लो, और ये माँ की बॉडी है, ये इधर माँ की बॉडी है और इधर क्या है? बच्चे की बॉडी है। किससे जुड़ी है? एम्बिकल कॉर्ड से, इस प्रकार से जुड़ी है, मान लो एम्बिकल कॉर्ड से। यहाँ पे छलनी फिल्टर लगा होता है, और ये बच्चा है। ठीक है, ये बच्चा। अब इसके अंदर कुछ नलिकाएं होती है बच्चे की, ये नलिका इधर जाती है, एक इधर जाती है, 2 नलिकाएं होती है, यानी ब्लड वेजल्स होती है, इसके अंदर ब्लड वेजल होती है। ये प्लेसेंटा होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा। यानी बच्चे के जन्म तक भरण पोषण करने का, जो माँ के पेट से जो भी चीज़ें लेगा, यानी माँ के शरीर से बच्चा जो लेगा वो प्लेसेंटा के माध्यम से लेगा। कुछ एंटीबॉडी इससे क्रॉस कर जाती है, बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आपको बच्चे को पोषण देना है, जैसे लोहा चाहिए बच्चे को, प्रोटीन चाहिए उसके निर्माण के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जितना भी न्यूट्रिशन देना है वो इस प्लेसेंटा के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेजल, माँ की रक्त वाहिकाएं गुजर रही है, जो प्लेसेंटा के अंदर छोड़ती जा रही है, जितना बच्चे को ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ से ब्लड वेजल, रक्त वाहिका बच्चे तक लेके आ रही है वो चीज़ें, और फिर जो नुकसानदायक है, जैसे अमोनिया वगैरह का निर्माण हुआ है, इसके अंदर जो व्यर्थ पदार्थ है उनको छोड़ने का काम कर रही है प्लेसेंटा में। आगे माँ की रक्त वाहिका वो उठा के वापस किडनी के द्वारा उसको थ्रो आउट कर देगी। ठीक है, तो इस प्लेसेंटा के माध्यम से इन दोनों के बीच लेन देन होता है सभी चीज़ों का। अच्छी चीज़ें आती है, बुरी चीज़ें बाहर जाती है, और वो बीच में एक रस्सी नुमा आकृति है, जिसको बाद में काट दिया, जिसे एम्बिकल कॉर्ड, जिसे नाभि कहा जाता है। ये नाभि है वो, जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, जिसके अंदर ब्लड वेजल, रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और बच्चे के जन्म के बाद ये प्लेसेंटा अपने आप गायब हो जाता है। ये पहले नहीं होता और ये बाद में भी नहीं होता, जन्म के बाद। ये जन्म के बच्चे के प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर ये होता है। ठीक है ना, यानी जब महिला गेस्टेशन के अंदर है, यानी जब महिला 9 महीने तक बच्चे का भरण पोषण करती है, तब तक प्लेसेंटा होता है। उससे पहले नहीं होता, उसके बाद में भी नहीं होता, अपने आप ये गायब हो जाता है। ये निर्माण प्रेगनेंसी के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद इस प्लेसेंटा का निर्माण होता है, और जन्म के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका वापस, तो प्लेसेंटा के माध्यम। तो अपरा किसकी भूमिका निभाता है? अपरा आपके सभी चीज़ों की भूमिका निभाता है, चाहे आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन की भूमिका निभाता है, यानी उत्सर्जी अंग की भूमिका भी निभाता है। और किसकी भूमिका निभाता है ये? तो आप कह सकते हो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी
आपके श्वसन तंत्र की भी श्वसन अंग की तरह भी। आपसे पूछ ले श्वसन अंग, बच्चे का श्वसन अंग किसे माना जाता है, प्राथमिक श्वसन अंग किसे कहा जाता है, तो प्लेसेंटा को। उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो प्लेसेंटा है। ठीक है, न्यूट्रिशन किसके माध्यम से, यानी पोषण किस माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से, क्योंकि सांस भी प्लेसेंटा के माध्यम से लेगा ये, क्योंकि माँ के ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ छोड़ी जाएगी, इसके द्वारा फिर ऑक्सीजन उठाई जाएगी। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लेसेंटा के अंदर छोड़ी जाएगी, वो माँ के ब्लड के द्वारा उठा के फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली जाएगी। तो ये बात आपको कवर करनी है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या आपको पता चल गया, एम्बिकल कॉर्ड क्या पता चल गया, एमनियोन क्या है, तो ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर कैविटी होती है। इस प्रकार से आपको याद करना है। ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं, वो पढ़ाऊंगा मैं, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना, बच्चे का निर्माण, हृदय का निर्माण कितने दिन में हुआ, तो इम्प्लांटेशन जान लिया आपने। इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ था, इम्प्लांटेशन के बाद हुआ था, किसका निर्माण हुआ था, तो हुआ था आपके, ठीक है, तो मैंने कहा था 32 सेल तक तो क्या बोल दिया जाता है इसको, मोरूला। मोरूला बोल दिया जाता है। टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। 32 के बाद इसको बोला जाता है ब्लास्टुला। क्या बोला जाता है, ब्लास्टुला। उसके बाद में इसको बोला जाता है फिटस, और उसके बाद इसको एम्ब्रियो बोला जाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी इसको बोला जाता है फिर भ्रूण। ठीक है ना, जन्म तक इसको भ्रूण कहा जाता है, यानी भ्रूण पूरा विकास हो गया। यानी इसके अंदर, भ्रूण के अंदर भी एक शब्द आता है ऑर्गेनोजिनेसिस, यानी ऑर्गन का निर्माण, यानी अंग जनन, अंगों के निर्माण की क्रिया को ऑर्गोजन, अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर अंग बनने शुरू हो जाते हैं, कान, नाक, आँख, आपकी हार्ट वगैरह सब बनने शुरू हो जाते हैं, इसको ऑर्गेनिज्म। अब बच्चे के जन्म की क्रिया जो होती है ना, जन्म डिलीवरी के समय, यानी बच्चा जब माँ से अलग होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, डिलीवरी बोलते हो। सिंपल भाषा में क्या बोलते हो, डिलीवरी। ठीक है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, तो एक बच्चे का जन्म होने की क्रिया जो है, यानी माँ के पेट से जब बच्चा अलग होता है, यानी 9 महीने के बाद। महिला का गर्भकाल यानी पुरुष मानव के अंदर कितना दिन माना गया, 280 दिन माना गया। कितना माना गया है, 280 दिन। ठीक है ना, 280 दिन माना गया है। ठीक है, 280 दिन के बाद जब माँ से बच्चा अलग होता है तो उस क्रिया को बोला जाता है पार्चुरेशन। क्या बोला था, पार्चुरेशन। और बच्चे की डिलीवरी के समय सबसे ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भूमिका निभाता है, यानी बच्चे के जन्म की क्रिया को क्या कहा जाता है, जन्म। ठीक है, और बच्चे के जन्म में कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, टाइम अपने पास कम है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। तो बर्थ हार्मोन क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है ना, बर्थ हार्मोन क्या होता है, तो ये होता है। क्लियर, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। किसमें, मायोमेटेरियम जो परत, बीच की परत होती है गर्भाशय में, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है। इस प्रकार से जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन अगर काम करना बंद कर दे तो माँ जोर तक नहीं लगा पाएगी। ठीक है, यानी उस लेबर जो एक प्रोसेस होती है लेबर, उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका किसकी, ऑक्सीटोसिन की है। ठीक है, बाकी हार्मोन की भी होती है लेकिन ऑक्सीटोसिन की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो तो बहुत बच्चे के जन्म में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी जो होती है। उसके बाद और शब्द कुछ रह गया क्या, इन चीज़ों को आपको याद करना है, ये चीज़ें आपको याद करना है। बाकी तो मैं बता ही दूँ गुणसूत्र के अंदर तो आप पढ़ेंगे 40-42। ठीक है, उसके बाद बच्चे का जो क्या है, आप कहोगे हाँ, बच्चे का जो सेक्स है, यानी लिंग किस पे निर्भर करता है, तो सेक्स निर्भर करता है आपके
पिता पे, किस पे निर्भर करता है? पिता पे। बच्चा, होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ठीक है। सेक्स डिटरमाइन जो होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो एक्स लिया जाता है, एक्स वाई, वो मैं गुणसूत्र में करवा दूंगा आपको, ठीक है ना, वो अच्छे से वहाँ समझ में आएगा, यहाँ पे आप खिचड़ी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कुछ रहता है, मान लो कुछ भी रहता हो ना इसके अंदर से, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपकी किसी भी क्वेश्चन पेपर की, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब करवाए जाएंगे या PYQ करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, या कोई चीज़ें रह जाती है, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर होने के बाद एक दो चीज़ें तो छूटती है पक्का, तो वो चीज़ें छूटती नहीं है, वो कोई ना कोई लेक्चर के अंदर आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके कंप्लीट होते हैं, और कुछ रहता है तो मैं फिर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरे पे विश्वास रखना, क्योंकि आप एक एक चीज़ को करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर कब।